देवभूमि उत्तराखंड में दरिंदगी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे ही शर्मसार कर देने वाली घटना पौड़ी जिले में सामने आई है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया, जहां नाबालिग की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं सूरज नाम का दरिंदा अब भी राजस्व पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया, जबकि इस दरिंदे ने नाबालिग को दुष्कर्म की वारदात किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी नाबालिग को दी थी। वारदात उस वक्त की है जब नाबालिग अपने घर में अकेली थी, तभी आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं आरोपी के खिलाफ राजस्व विभाग में 376 समेत विभिन्न धाराओं में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी की धरपकड़ में राजस्व विभाग जुट गया है। ये अगरोड़ा बाज़ार में इनकी मुर्गी मछली की दुकान है और ये दुकान में थे। लड़की अकेली थी अपने कमरे में और ये जो अभियुक्त है सूरज कुमार, ये वहीं 2 किलोमीटर आगे गांव का है, ये चिंडालू गांव है। तो ये वहां से आया, मौका देखा इसने देखा इसके माँ बाप वहाँ नहीं, ये सीधे कमरे में घुसा, अंदर से चटकनी लगाई और इसने जो है सीधे उसका बलात्कार किया, जैसा वादी बता रहे हैं। वो जाते जाते ये धमकी भी दे करके किया है कि अगर तूने इस घटना के बारे में किसी को बोला तो मैं तुझे और तेरे घर वालों को जान से मार दूंगा। पाबो ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बरशिला गांव की देवेश्वरी देवी की जिंदगी मानव चुनौतियों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। देवेश्वरी के 2 दिव्यांग बेटे हिमांशु और यशवंत का सालों बीत जाने के बाद भी अब तक आधार कार्ड नहीं बन पाया है। इन दोनों दिव्यांगों को लेकर उनकी मां कई बार सतपुरी आधार सेंटर जा चुकी हैं, मगर ना तो सेंटर में इनका फिंगरप्रिंट निकल पा रहा है और न ही आंखों के नमूने, जिसके कारण 20 साल बाद भी ये दोनों दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अछूते हैं। उनकी मां देवेश्वरी बताती है कि ये दोनों भाई ना तो कुछ खा सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं, और तो और इनके शौच जाने पर भी इनकी मां ही सब साफ करती हैं। देवेश्वरी कहती हैं कि वो सरकार से मांग करती हैं कि दिव्यांगों के लिए दी जा रही योजनाओं का लाभ इनको भी दिया जाए। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बात जरूर सुनेगी। वो कहती हैं कि इन दोनों के पिताजी भी पिछले लंबे समय से बीमार हैं, इस वजह से वो कोई काम नहीं कर सकते। इन तीनों की देखभाल वो अकेले ही करती हैं। इन दोनों को दिव्यांगों की दी जाने वाली पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए देवेश्वरी देवी अब इन तीनों की देखरेख करती हैं और इनकी आमदनी का साधन भी कुछ नहीं है। देवेश्वरी बताती हैं कि राशन कार्ड में इनका नाम न होने के कारण इनको राशन भी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण इनके परिवार को खाने की समस्या से भी रूबरू होना पड़ रहा है। सर मैं अभी आई हूँ, मैं गई थी मैं जिला प्रशासन के पास, मैंने वहाँ मांग करी। मैंने कहा सर देखो, मैंने उन्हें बताया भी था, मैंने कहा सर इनकी ऐसी ऐसी कंडीशन है, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन्हें खाने पीने को कुछ मिले और मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि इनकी पेंशन लगे, कुछ लगे। इनके आधार कार्ड में कुछ नहीं बन रहा है, राशन देने वाला राशन नहीं दे रहा, कि इनका आधार कार्ड लिंक नहीं है राशन से। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनको मतलब कि कुछ करे, सरकार इनके लिए कुछ करे। मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी पौड़ी ने तत्परता के साथ संबंधित अधिकारियों को उनके गांव में जाकर आधार कार्ड बनाने व तमाम योजनाओं का लाभ इन दिव्यांगों को देने के आदेश जारी कर दिए हैं। पौड़ी अस्पताल में बतौर सर्जन संयुक्त निदेशक ग्रेड के पद पर तैनात डॉक्टर वेद प्रकाश मौर्य का कोरोना के चलते कल देर रात देहांत हो गया। पौड़ी में पहला मामला है जब कोरोना से किसी चिकित्सक की मौत हुई है, जिसके बाद आज जिला चिकित्सालय पौड़ी में ओपीडी को बंद रखा गया, केवल इमरजेंसी सेवा ही खुली है। अस्पताल के सीएमएस रमेश राणा ने बताया कि वेद प्रकाश मौर्य सर्जन के पद पर तैनात थे। बीते 4 दिसंबर को वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया था और स्वास्थ्य में सुधार न होने पर 8 दिसंबर को उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवा दिया था, लेकिन लंबे समय तक उपचार चलने के बाद कल देर रात कोरोना संक्रमण के चलते उनकी मौत हो गई। जनपद पौड़ी में कोरोना से किसी चिकित्सक की यह पहली मौत है। डॉक्टर मौर्य जो है वो कार्य करते हुए उनको जो है संक्रमित हुए थे। उसके बाद जो है उनको रेस्ट के लिए किया गया था, तो उस समय उनके कोई सिम्टम्स उनको फिर जो है उनको हम लोगों ने जो है होम क्वारंटाइन किया। लेकिन जो है जब उनको थोड़ी सी परेशानी हुई तो फिर उनको जो है यहाँ से रेफर किया गया हरिद्वार में, वो वहाँ चले गए कोविड हॉस्पिटल में।
तो वहाँ पर जो है जब उनकी तबीयत और कुछ खराब हुई तो वो जो है एम्स में भर्ती हुए और एम्स में 8 तारीख को वो भर्ती हुए और कल जो है मालूम चला कि जो है 8:56 पे रात्रि को जो है उनका जो है कोरोना महामारी के चलते लगभग 9 महीने से बंद कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को 15 दिसंबर से छात्रों के लिए खोला गया था। कॉलेज खुलने के 11 दिन बाद भी छात्र कॉलेज नहीं पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और SMJN PG कॉलेज के छात्रों की उपस्थिति काफी कम देखी जा रही है। जो छात्र कॉलेज पहुंच रहे हैं उनमें से ज्यादातर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले छात्र हैं। छात्रों का कहना है कि कोरोना के डर के कारण काफी कम संख्या में छात्र कॉलेज पहुंच रहे हैं। ज्यादातर छात्र छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से ही क्लास अटेंड कर रहे हैं। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि छात्रों के ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रैक्टिकल क्लास के लिए भी और कोरोना से बचाव के लिए भी सभी उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना से सतर्कता बरतते हुए छात्र छात्राएं उच्च शिक्षण संस्थानों का रुख कम कर रहे हैं। उसमें विशेष करके जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं उसको फिजिकली छात्रों को कक्षाओं में रहने के लिए और उनके प्रैक्टिकल लैब में रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे यहाँ विशेषकर प्रैक्टिकल क्लासेस बहुत कम हैं, इसलिए ज़्यादातर कक्षाएं अभी हमारी ऑनलाइन चल रही हैं और ऑनलाइन हमारी सारी कक्षाएं चल रही हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस जो बहुत सामान्यतया हमारे योग में है या फिर हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग में कुछ पढ़ती हैं, उसके लिए हमने सब विभागों को निर्देश दे दिए हैं और कोविड गाइडलाइन के अनुसार सारी कक्षाओं को व्यवस्थित करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए भी व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। छात्र छात्राओं की संख्या के संदर्भ में ये है कि अभी छात्र बहुत कम आ रहे हैं और दूसरी बात है कि अधिकांश जो छात्र हैं हमारे यहाँ वो ऑनलाइन ही अपने कक्षाओं को ले रहे हैं। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसान आंदोलन धार्मिक उन्माद के साथ साथ कॉरपोरेट के इशारों पर हो रहा है, जो गरीब किसानों की फसल को औने पौने दामों में खरीदने का खेल करते हैं। कृषि मंत्री ने साफ कहा कि किसान बिल को वापस लेने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यह किसानों की भलाई और उनकी आर्थिक आज़ादी के लिए है, ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल सके। लेकिन विपक्ष इस मामले में पूरी तरह से किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। लेकिन देश के किसान समझदार हैं, वो चंद लोगों की बातों में आने वाले नहीं हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये कुछ लोग और खासकर जिस तरह से मैंने सुना कि धार्मिक तौर पर ग्रंथी लोगों को आंदोलन से जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत स्पष्ट लगता है कि ये किसान आंदोलन न होकर ये कुछ कॉरपोरेट घराने ऐसे हैं जिनके हितों पर इन कानूनों के बनने से कुठाराघात हुआ है, जो पूरी तरह से किसान के उत्पाद पर जिनका कब्जा था उनसे खरीद कम औने पौने दाम में खरीद के जो एक्सपोर्ट का धंधा करते थे, ये उन लोगों की एक सुनियोजित साजिश है। और ये लोग किसान को भ्रमित करके कुछ तो अपने व्यापारिक जो हित हैं उनको बचाना चाहते हैं और कुछ अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढना चाहते हैं। पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की आज 129वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, जिसमें आज पूर्व राज्य मंत्री जसवीर सिंह राणा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एकत्र होकर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज देश के सपूत वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जयंती है। हम समस्त कांग्रेस जन ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना एक अहम योगदान दिया है और देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो कुर्बानी दी है उसके लिए पूरा राष्ट्र उनका कृतज्ञ है। बड़कोट फॉरेस्ट रेंज में अवैध वन्यजीव शिकार के मामले में वन विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वह एक रियाज नाम का मुख्य आरोपी फरार है। दरअसल मामला बड़कोट रेंज का है, जहां पर वन विभाग को गश्त के दौरान एक सांभर के चीखने की आवाज आई। जब फॉरेस्ट गार्ड आवाज का पीछा करते हुए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक सांभर का गला रेत उसकी हत्या कर रहे थे, जिसके बाद मौके पर ही 2 आरोपियों को धर दबोचा गया। वह मुख्य आरोपी भागने में कामयाब हुआ। आरोपियों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। साथ ही DFO राजीव धीमान ने रेंज की टीम को बधाई दी है। 4:30 बजे करीब इनको बहुत तेज सांभर के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। स्टाफ उस तरफ दौड़ के गया,
देखा कि ये आज कहाँ से आई, तो 10 मिनट लगे ढूंढने में। तो पता चला ये एक रियाज अहमद नाम का एक आदमी उसका सांभर का गला काट रहा था, और उसने इन्होंने पहले उसको तार में फंसाया, उसके बाद एक गड्ढे में दबा करके उसका गला रेत दिया। ये इन दोनों का तो हमने पकड़ लिया मौके पर ही, और एक हम शीघ्र पकड़ने शीघ्र उठाने वाले वो हमको देखा तो भाग गया था, पर हम जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में 2021 में होने वाले महाकुंभ के लिए केंद्र से 40 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की अनुमति दे दी गई है, जिसमें एसएसबी और सीएसएफ की 7 कंपनियां, आईटीबीपी की 6 कंपनी, बीएसएफ और सीआरपीएफ की 10 कंपनियां कुंभ में तैनात होंगी। साथ ही एनएसजी और स्नाइपर्स के जवानों के अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों की तैनाती की भी केंद्रीय गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है। कुंभ आईजी संजय गुंजाल ने बताया कि इन कंपनियों की 1 जनवरी से 4 चरणों में तैनाती होगी। कुंभ आईजी संजय गुंजाल के अनुसार कुंभ मेले के लिए 40 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की अनुमति सरकार द्वारा मिल चुकी है, जिसकी पहली टुकड़ी 1 जनवरी को मिल जाएगी, जिसमें 5 कंपनियां होंगी। साथ ही कुंभ के लिए एनएसजी के कमांडो और स्नाइपर्स भी हमें कुंभ की सुरक्षा के लिए मुहैया करवाए हैं, जिससे हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को भव्य के साथ सुरक्षित भी बनाया जा सके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी हमें हमें आदेश मिल चुका है कि 40 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज अभी मिलेंगी, जिसमें कि पहली जो टुकड़ी है 5 कंपनी की वो हमें 1 जनवरी को प्राप्त हो रही है। और क्योंकि पुलिस में कुंभ के या नोटिफिकेशन से काफ़ी पहले से ही फोर्सेज आना स्टार्ट हो जाती है, उस लिहाज से हमें एसएसबी के 7 कंपनीज मिल रही है, आईटीबीपी की 6 और सीआईएसएफ की 7, और जो हमारी बीएसएफ और सीआरपीएफ है उसकी 10 कंपनी मिल रही है। और जो ये पूरे कंपनीज है पैरामिलिट्री फोर्सेज की, ये 4 चरणों में आएगी, जिसमें 5 कंपनी हमारी 1 जनवरी को आएगी, फिर 7 कंपनी 1 फरवरी को, और जो मुख्य शाही स्नान है उस दौरान 12 और 16 कंपनी हमें शाही स्नान से पहले मिलेगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में 2 दिवसीय भारत विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ रानीपुर विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। सतपाल महाराज ने प्रदर्शनी में लगे सभी स्टॉल का निरीक्षण किया। सतपाल महाराज ने प्रदर्शनी का आयोजन करने वाले आयोजकों को बधाई दी और कहा कि यह उद्घाटन करते हुए उन्हें बड़ा हर्ष हो रहा है, क्योंकि ऐसी प्रदर्शनियों से हरिद्वार में लगी औद्योगिक इकाइयों का परिचय मिलता है। इससे जनता और इंडस्ट्री के लोगों को भी जानकारी मिलती है और वो इसकी ओर आकर्षित भी होते हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनियों का समय समय पर आयोजन होता रहना चाहिए। इनके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया का नारा भी बुलंद होता है। आयोजित किया जा रहा है, इससे हमारी इंडस्ट्री का परिचय मिलता है कि हमारे कौन कौन सी इंडस्ट्री हमारे हरिद्वार में लगी हुई है, सिद्धपुर में लगी हुई है। और निश्चित रूप में ये इंफॉर्मेशन जब जनता को मिलती है, इन्वेस्टर्स को मिलती है, वो आकर्षित होते हैं। तो डेवलपमेंट एक्सपो बहुत ज़रूरी है कि ये समय समय पर लगें और हमारे प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का जो नारा है उसको बुलंद करें। इस बार हमारा जो मेन थीम है वो इंडस्ट्रीज़ को किस तरह सपोर्ट किया जाए। आप देखेंगे सपोर्ट के जो जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं उसमें फ्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे रेलवे का भी एक काफ़ी बड़ा हमने यहाँ पर एक स्टॉल लगाया है और किस तरह से रेलवे डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर सकता है फ्रेट कॉस्ट कम करने के लिए, इसमें हमने काफ़ी इस पर एम्फेसिस किया है। पहाड़ों की रानी में जम्मू कश्मीर से नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों ने शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत मसूरी के नजदीकी ग्राम पंचायतों में कामकाज की जानकारी ली। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में पहली बार ग्राम पंचायत चुनाव का आयोजन हुआ था। जीते हुए प्रत्याशियों का 31 सदस्यों का एक दल उत्तराखंड पंचायत विभाग की ओर से पंचायती अधिनियम व पंचायतों के कामकाज की जानकारी लेने मसूरी पहुंचा था। कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधि गुल मोहम्मद ने बताया कि उत्तराखंड आकर उन्हें पंचायत के नियमों की काफ़ी जानकारी मिली, जो उनके लिए भविष्य में काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की ग्राम पंचायत काफ़ी अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं और उनको यह जानकर काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ पर जो हमने जो 3-4 दिन निकाले किसी पंचायती राज के बारे में हमने हर जगह जाके देखा कि जिस किस्म का सिस्टम
यहाँ पे पंचायती राज का है, शायद ही कहीं और स्टेटों में हो। बहुत अच्छा लगा। हम भी चाहते हैं कि अब हम जम्मू कश्मीर जाके इसी किस्म का पंचायती राज और इसकी जो इसका काम काज जो उस हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। हाँ, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की ये जो है ना, ये जोग्राफिकली भी और इस तरह भी देखें आप, टोपोग्राफी जिसकी है पूरी मिलती जुलती है। यहाँ का आबो हवा भी मिलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और जो चीज़ें हमने पंचायती राज में देखी, यहाँ पर जो काम विभाग ने किया है वो बहुत ही अच्छा है।